हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग जो हिस्ट्री है छत्तीसगढ़ का उसको हम लोग ऑलमोस्ट आज खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट नहीं, खत्म ही करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ टॉपिक बचा नहीं है। आज हमको मिलेगी आज़ादी। आज़ादी के बाद हम कुछ लेबर मूवमेंट्स देखेंगे और कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्लास में एंड वी विल टॉक अबाउट कि क्या होता है। अब जब कैबिनेट यहाँ पे जब क्रिस मिशन का फेलियर हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म हो जाता है, तब आप देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 1942 के बाद ब्रिटिशर्स को यहाँ बड़ा क्लियर हो जाता है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उनको क्लियर हो जाता है कि अब आज़ादी देना पड़ेगा। आज़ादी देना इज इन मतलब आज़ादी ना देना इज इनएविटेबल। उनका राज करना अब यहाँ नहीं हो सकता। तो ये आप बोल सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द आखिरी स्टेप। इसके बाद ये आज़ादी देने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आता है, आज़ादी देंगे ऐसा बोलते हैं। इस टाइम आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 26 जनवरी, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। 26 जनवरी का जो डेट है 1930 में, हम लोगों में देखा था कि लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। जब इन्होंने ये पूर्ण स्वराज की बात की थी, उसके बाद से हर साल एवरी ईयर हम लोग 26 जनवरी के दिन फ्लैग होइस्ट करते थे। इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग को होइस्ट किया जाता था, जिसमें यहाँ चरखा बना हुआ होता था। ठीक है, उस टाइम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहाँ ग्रीन कलर, यहाँ सेफ्रॉन कलर, ऐसे ही बनता है ना हमारा फ्लैग। तो फ्लैग बनाते हैं यार थोड़ा। आई एम नॉट एबल टू मेक द फ्लैग। चलो छोड़ो, ये नहीं हो पा रहा अभी मेरे से। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया का फ्लैग हर टाइम होइस्ट किया जाता था 26 जनवरी को। वैसे ही 26 जनवरी 1946 में जब हमको क्लियर था कि अब हमको अगले साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, तो इस साल भी ये आज़ादी का दिवस मनाया गया। द सेलिब्रेशन ऑफ 26 जनवरी 1946 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इवेंट पूरे देश में और साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया गया। प्रोमिनेंट जगह जहां पे सेलिब्रेट हुआ छत्तीसगढ़ में, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रतनपुर, जांजगीर चांपा, सब जगह पे ये हुआ। इसी पर्टिकुलर टाइम पे रायपुर से महंत लक्ष्मी नारायण दास ने 20 जनवरी 1946 को, जो 26 जनवरी के एक हफ्ता पहले, सारे एक्टिविस्ट से अपील की थी कि इस साल जो ये आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाना है, बहुत धूमधाम से मनाना है हम सबको। तो ये किसने कहा था? महंत लक्ष्मी नारायण दास ने। अच्छा, ये आखिरी के जो है ना, इसके नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में एकदम अच्छे से मैंने बनाया है, पूरा टेब्युलर फॉर्म में, चार्ट में, उसी को ही फॉलो कर लेना आप लोग। ठीक है, और जिसको लिखना है लिखते रहेंगे बोलते हुए, जिनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो लिखते रहिए आप, मैं जब बोल रहा हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। तो 26 जनवरी का जो मॉर्निंग था, वहां पे बहुत जबरदस्त लोगों ने भीड़ भाड़ से प्रोसेशन निकाला, नेशनल फ्लैग की पूजा हुई हर जगह, तहसील में फहराया गया, डिस्ट्रिक्ट में फहराया गया, और ये एक सिंबल बन जाता है हमारे आज़ादी का, हमारे ताकत का, हमारे ताकत को दर्शाने का एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है। इसके बाद हमको 1946 में ही इलेक्शन देखने को मिलता है। 1946 में इलेक्शंस होते हैं, पूरे इंडिया में किए जाते हैं ये इलेक्शंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली वर हेल्ड एट द टाइम ऑफ 1946, और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेंट्रल प्रोविंस और बिरार में मैसिव विक्ट्री प्राप्त की। मतलब सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंट्रल प्रोविंस और बिरार से जीत के आती है। टोटल 112 सीट में 84 सीट, टोटल 112 में से 84 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस सीट की जीत के आती है, मतलब मेजोरिटी में आईएनसी रहती है। और छत्तीसगढ़ में कहीं देखे हम, तो छत्तीसगढ़ में तो क्लीन स्वीप था। सब 8 सीट हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में, और 8 की 8 सीट पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में पूरे सेंट्रल प्रोविंस में 84 सीट्स, और बट ये स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि 8 सीट स्पेसिफिकली इंडिया जो छत्तीसगढ़ में है वहां क्लीन स्वीप करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद यहाँ पे इसका कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? अगर जब आप जीत गए, यू हैव वॉन, देन द कैबिनेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, इजंट इट? अब क्वेश्चन आएगा जो सेकंड कैबिनेट फॉर्मेशन, एक तो 1937 में देख लिया हमने, जिसमें आपका
पहले सीएम बनते हैं तो, और वो जब रिजाइन करते हैं तो पंडित रविशंकर शुक्ला सीएम बनते हैं छत्तीस सीपी और बिरार के। वैसे ही जब कांग्रेस की 1946 के इलेक्शन में जीतती है तो इसके बाद फिर से सेकेंड टाइम पंडित रविशंकर शुक्ला जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है सीपीएन बिरार का। आपको ये पता होना चाहिए, अनएनिमसली ये इलेक्ट होते हैं दूसरी बार के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि कौन कौन क्या रहता है। तो कुछ होते हैं, चीफ मिनिस्टर आपके बन गए पंडित रविशंकर शुक्ला। यहाँ होम मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए द्वारिका प्रसाद मिश्रा बनते हैं, और ये दो नाम ही बस आपको पता होने चाहिए इस पर्टिकुलर जगह से। तो व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैबिनेट। तो देखो अब हम आजादी के आजादी हमारे एकदम पटल पे है, आजादी के कगार पे हैं, तो अब चेंजेस होंगे। अब हमारा जो कैबिनेट का काम है वो सिर्फ और सिर्फ आजादी पाने के लिए काम करना नहीं होगा, ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन या सप्रेशन के खिलाफ काम करना नहीं होगा, वो चीजें ओल्ड हो गई। अब वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करते हैं। आजादी की हवा चल रही थी, कैबिनेट ने सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो बंद थे सीपी बरार में सबको रिलीज कर दिया। तो ये देख रहे हो अब अच्छी चीजें आने लगी, अब कैबिनेट के पास पावर आ रहा है, अब पता है कि हम आजादी के कगार पे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भाई बंधु को पॉलिटिकल प्रिजनर बना के रखा गया था जेलों में, सबको छोड़ दिया गया। प्रेस को हमेशा गैग करके रखती थी ब्रिटिशर्स, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस लाया गया, प्रेस को फ्रीडम दी गई, जो कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यू का बहुत क्रूशल चीज था। अगर हम डेमोक्रेसी एटेन करने वाले थे इस पर्टिकुलर टाइम में, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू बी देयर। तो ये भी किया गया इस पूरे कैबिनेट के द्वारा। इसके साथ साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए भी बहुत सारे इश्यूज में ध्यान दिया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हो जाता है ये इलेक्शन खत्म, और 1946 में कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम दिया गया था भारत के संविधान, भारत की आइन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इस असेंबली का काम था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार से, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार से टोटल हमको 17 लोग देखने को मिलते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट। 284 लोग की असेंबली थी, उसमें 17 लोग सेंट्रल प्रोविंस और बिरार से, और स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ से देखूं मैं तो 6 लोग छत्तीसगढ़ से थे, और ये 6 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 6 लोग को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं, एक तो आपके ब्रिटिश प्रोविंस से थे और एक प्रिंसली स्टेट से थे। तो ब्रिटिश प्रोविंस से 3 लोगों को लिया गया था, और प्रिंसली स्टेट से, या तो प्रिंसली स्टेट से राजा जाते या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे 3 लोग गए थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस से देखें तो 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो रायपुर से थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ला, इसको लिखना अच्छे से ना, ठीक है, ये रहना चाहिए। इसके बाद बिलासपुर से आपके बैरिस्टर छेदीलाल थे, बैरिस्टर छेदीलाल, पूरा लिखना है इसको फुल फॉर्म में। और इसी के साथ दुर्ग से आपके घनश्याम सिंह गुप्ता थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको पोस्ट भी दिया गया था बाद में। तो ये 3 लोग आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और प्रिंसली स्टेट से, सरगुजा के जो प्रिंसली स्टेट था, 14 प्रिंसली स्टेट छत्तीसगढ़ में थे, तो उनमें से 3 प्रिंसली स्टेट से गए थे जो रिप्रेजेंटेटिव थे। सरगुजा से राय साहब रघुराज सिंह, तो ये खुद राजा गए थे, राय साहब रघुराज सिंह राय साहब। इसके बाद सरगुजा के बाद गए थे आपके रायगढ़ से, रायगढ़ भी एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, किशोरी मोहन त्रिपाठी, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव। एंड द नेक्स्ट वॉज कांकेर से राम प्रसाद पोटई। तो ये सब लोग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, साथ देते हैं, और संविधान बनाने में इन 6 लोगों का हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। इसी में आपको पता होना चाहिए जो ये दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता है, इनका और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ही वॉज अ वेरी स्कॉलर इन हिंदी, इनका स्कॉलरनेस था, काफी इन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी थी। तो इनको, घनश्याम सिंह गुप्ता जी को, हिंदी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। किसका चेयरमैन, नोट करके लिखना, घनश्याम सिंह गुप्ता फ्रॉम दुर्ग वॉज मेड
द चेयरमैन ऑफ हिंदी ड्राफ्टिंग कमिटी, ही वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हिंदी ड्राफ्टिंग कमिटी। इसके बाद हमको देखना है, अब यहां तक का सीन खत्म हो गया, अब समोदा में आते हैं हम लोग। तो 7-8 दिसंबर की बात है, 7-8 दिसंबर की बात, 7-8 दिसंबर 1946 में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है समोदा में, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पॉलिटिकल काउंसिल, काउंसिल एट समोदा। समोदा रायपुर में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि बिलासपुर में है कहीं रायपुर में है। अब होता क्या है, यहाँ पे चेयरमैन रहते हैं या प्रेसिडेंट रहते हैं खूबचंद बघेल। कौन रहते हैं? खूबचंद बघेल। इन्हीं की वाइफ थी जो 6 महीने तक आपका कौन रहती है, जेल में रहती है, दुर्ग से। तो खूबचंद बघेल का आपको नाम याद रहना चाहिए, इस पर्टिकुलर काउंसिल से रिलेटेड है। यहाँ पे रिजोल्यूशन लाया गया कि आजाद भारत के लिए एक विजन शो किया गया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो यहाँ ऐसे इस कॉन्फ्रेंस में, जो पॉलिटिकल काउंसिल का कॉन्फ्रेंस था, उसमें बोला गया एक पर्सन जो है वो एक ही पोस्ट रखेगा, चाहे वो गवर्नमेंट में रहे या फिर वो कांग्रेस इंस्टीट्यूशन में रहे। तो मतलब एक ही आदमी 11 पोस्ट नहीं रख लेगा, एक आदमी एक टाइम पे एक ही पोस्ट रखेगा। इसके बाद बात की गई कि मालगुजारी लैंड टैक्स, जो लैंड टैक्स लेते थे मालगुजार और वो कॉमन पीपल से, उसको क्या किया जाएगा, अबॉलिश किया जाएगा। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन किया जाएगा पब्लिक बेनिफिट के लिए। जो इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही थी बहुत ज्यादा, उनका नेशनलाइजेशन कर देंगे, सरकारी कर देंगे उसको। अब ये आपको देखने को मिल रहा है इसके साथ साथ कि विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप की गई सिलियारी में। तो ये एक बेस बनाया जा रहा था। आप समझ रहे हो, आप लोग, सिर्फ और सिर्फ फोकस आजादी पे नहीं था, अब सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस हमारा बढ़ रहा था, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। भैया अब डर आया ना, अब आजाद होंगे तो हमको तो खाना खुद से, हमको चलाना देश खुद से, तो कैसे होंगी चीजें? ऐसी ही होंगी चीजें आप जब सेल्फ रिलायंस पे जाओगे, सेल्फ रिलायंस के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करोगे। तो वहां पे अब ट्रांसफॉर्म होने लगा। आप देख रहे हो कांग्रेस की जो पॉलिसीज है कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉलिटिकल काउंसिल में, ये सारी बातें होने लगी। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइज? ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइज। तो आपको समझ आ ही रहा होगा। इसके साथ ये ग्रीन कलर बहुत ज्यादा चमक रहा है, इसको रेड कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसके बाद यहाँ पे बिलासपुर में 13 से लेके 15 दिसंबर के बीच में स्टूडेंट वीक मनाया जाता है। स्टूडेंट वीक, यहाँ देखो आप, पढ़ाई लिखाई की भी बात हो जा रही है। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो स्टूडेंट कांग्रेस बिलासपुर का इसको ऑर्गेनाइज करता है। और काफी सारी स्टूडेंट रैलीज होती हैं इसमें। सनिचरी पड़ाव, जो सनिचरी हॉल्ट है बिलासपुर में है, सनिचरी पड़ाव, एक सनिचरी हॉल्ट, अरपा जाते हैं उस रास्ते पे। तो वहां पे क्या होता है, मास मीटिंग होती है। वहां पे भुवन भास्कर सिंह और गरीब राम अग्रवाल एड्रेस करते हैं पूरे जो ये स्टूडेंट प्रोसेशन है उनको। और यूथ का कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए और मोबिलाइजेशन बढ़ाने के लिए इन यूथ का, ये इन लोगों ने बिलासपुर में किया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कहाँ हुआ था, ये इतना ही पूछेगा, तो ये बिलासपुर में हुआ था। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, इसी के साथ पॉलिटिकल काउंसिल बेमेतरा में भी हो रही थी। वहां मोहनलाल बाकलीवाल जो थे वो लीड कर रहे थे। साथ में आ जाता है डेट 15 अगस्त 1947। आजादी, आजादी मिल जाती है, आजादी एट द मिड नाइट, जब जवाहरलाल नेहरू जी का स्पीच है, ट्रिस्ट विद डायनेस्टी डेस्टिनी, उन्होंने बड़ा गजब स्पीच दिया है। जब आज़ादी मिली ना हमको, तो ही सेड समथिंग लाइक दिस कि व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक। मतलब एक्चुअली हुआ क्या, हम रात के 12 बजे आज़ाद हुए थे, 14 की रात्रि और 12 की जो सुबह बोलोगे, 15 की सुबह आप बोलोगे उस टाइम पे। तो रात में हमारा पार्लियामेंट लगा। एंड दैट स्पीच, यूट्यूब पे जाना कभी या किसी पे भी जाना और इसको बस आप सुनना एक बार, जवाहरलाल नेहरू का वो स्पीच, आपको लगेगा। तो बोलते हैं इंडिया विल अराइज व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अराइज, दैट इज द डे 15th of August 1947। Following this passage, the Indian Independence Act was passed and the India, which is Bharat now and also India, आज़ादी मिल गई, जिसको आप मैं आज इतनी खुशी से एंजॉय करते हैं। उसके लिए आपने देखा कितना स्ट्रगल सिर्फ छत्तीसगढ़ में हमको पढ़ने को मिला, इंडिया लेवल पे तो और अलग लेवल का स्ट्रगल चल रहा था। तो दिस इज व्हाट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, हाउ
आर फोरफादर्स, हाउ आर नेशनल लीडर्स हैव गेन्ड दिस, कितने लोग मार्टियर हुए इसमें, कितने लोग, जलियान वाला बाग देखो, कहीं भी इंसिडेंट देखो, छत्तीसगढ़ में कितना देखा हमने, रामदीन गोंड को देखो, वीर नारायण सिंह को देखो, क्या क्या इन लोगों ने नहीं सहा, और आज हम तब बैठ के डेमोक्रेसी में इतने आसानी से व्हाट्सएप, ट्विटर और दुनिया में किसी भी चीज पे कहीं भी कुछ लिख पाते हैं। तो इसको हमेशा चेरिश करा करो आप सब। दिस इज व्हाट आई meant when I am saying this. We should always respect how we have gained this independence. So this is it, this is what we have to understand. इसके बाद कुछ नहीं होता, इसके बाद फिर फ्लैग हॉइस्ट होता है। पंडित रविशंकर शुक्ला नागपुर में फ्लैग हॉइस्ट करते हैं, वमन राव लाखे रायपुर में करते हैं। तो ऐसा आपको नोट्स में दिख जाएगा कौन कौन फ्लैग होस्ट कर रहा है, ये भी बताऊं मैं यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं होगा, नोट्स पे आप देख सकते हैं उसको, या पढ़ जरूर लेना उसको, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जो आज हम पूरा खत्म करेंगे, हमने बोला है तो हम खत्म करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, क्या पढ़ना है मेरे को देखने दो एक बार बस। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं ना, दो चार टॉपिक कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दो टॉपिक ही बस बचा है आपका, बड़ा टॉपिक में देखोगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेबर मूवमेंट्स। क्या है, चार लेबर मूवमेंट जो हम लोग को मेजर देखने को मिलते हैं, तीन तो मेजर हैं, चार मैं बताऊंगा आपको। तो टॉपिक हो जाएगा आपका लेबर मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, या ऑब्लिक राजनांदगांव लिख लो, क्योंकि सारे लेबर मूवमेंट राजनांदगांव में ही हुए हैं। और स्पेसिफिकली बोलूँ तो सारे के सारे वो बीएनसी मिल जो हमने पढ़ा था ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, वहीं पे ये सारे के सारे लेबर मूवमेंट हुए हैं। तो टोटल कितने लेबर मूवमेंट हम लोगों को पढ़ने हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लेबर मूवमेंट, सेकेंड लेबर मूवमेंट, देन लेबर मूवमेंट ऑफ 1937, ठीक है, एंड लेबर मूवमेंट ऑफ 1938। तो ये चार लेबर मूवमेंट हम लोग को स्पेसिफिकली पढ़ना है। अब पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लेबर मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट लेबर मूवमेंट के लीडर कौन थे। तो आपको याद रखना है, लेबर मूवमेंट के पहले दो लीडर, लेबर मूवमेंट के लीडर हुआ करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ही वाज फ्रॉम राजनांदगांव। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह फर्स्ट लेबर मूवमेंट के क्या रहते हैं, आपके लीडर रहते हैं। और इनके कंपेनियन रहते हैं, इनको हेल्प करते हैं उसमें शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। तो होता क्या है अब ये समझते हैं थोड़ा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जब राजनांदगांव में रिसाइड कर रहे थे, तब उन्होंने वर्कर से कांटेक्ट किया और उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की। तो वर्कर के पास जब जाते हैं वो, और वर्कर उनको प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो तीन टाइप के प्रॉब्लम उनको देखने को समझ आते हैं। वर्कर बोलते हैं कि देखो भैया, हमको तीन प्रॉब्लम है ठाकुर जी। वो बोले क्या, तो वर्कर बोलते हैं कि सबसे पहले तो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वर्करों का बहुत जबरदस्त शोषण किया जा रहा है, मन कर रहा है तो दबा के काम करवा ले रहे हैं इन लोग तो हमसे। तो इसका मतलब था कि एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन वाज गोइंग ऑन देयर। दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने बताया, ठीक है। देन उन्होंने बोला और बताओ और बताओ और बताओ। तो इन्होंने बोला हाँ, हमको ओवर वर्क भी करा ही लिया जाता है, मतलब हमको जो मन माने मर्जी से कितने भी टाइम तक वर्क करा लेते हैं, 12 घंटा बोलते हैं 18 घंटा काम कराते हैं। फिर बोले ठीक है और बताओ। बोले ठीक है, अब थोड़ा सोचे वर्कर। बोले भैया पैसे तो बड़े कम दे रहे हैं हमको। तो बोले लो वेजेस भी है। तो तीन चीजें इनको समझ आ गई कि एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ओवर वर्क करवाया जा रहा है, और लो वेजेस भी दिए जा रहे हैं, तो काम के बदले उतने पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि वर्कर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये सब चीज समझ के ठाकुर प्यारेलाल को लगा वर्कर तो हैं, काम तो कर रहे हैं, बट ये जो है ना हमारे भाई लोग, ये हम लोग के जो भाई हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज लेवल पे नहीं है। तो प्यारेलाल जी ने एक दिमाग में चुटकी जली और बोले वो कि एक लेबर यूनियन बना देते हैं हम। तो यहाँ पे बनता है एक लेबर यूनियन फर्स्ट वाले में, ठीक है, लेबर यूनियन बनता है। अब लेबर जब यूनियन बनेगा, एक समूह बनेगा, एक मैनेजमेंट हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ डिमांड्स होंगी। उन्होंने मिल मैनेजमेंट के सामने तीन मेजर डिमांड रख दी। अब वो तीन डिमांड क्या थी, उन्होंने बोला कि फिक्स करिए आप हमारे वर्किंग आवर को, आपको थोड़ी मन हमारी मन मर्जी से बात करोगे क्या, आपकी आपको 16 घंटे करा, नहीं भैया 8 आवर का हमारे को फिक्स करो वर्किंग आवर। इसके बाद उन्होंने कहा इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन, हमारी वर्किंग, हमारे हेल्थ, हमारी चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, हमारे कंडीशन को ठीक करो, उमस हो रहा है यहाँ पे, भट्टी के सामने हम काम कर रहे हैं, बहुत दिक्कत चल रहा है ना, कपड़े सही से मिल रहे हैं ना कुछ, तो इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीज द वेजेस। पैसा बढ़ाओ, पैसा, हर आदमी काम करता है पैसे के लिए, ठीक है।
तो पैसा बढ़ाओ बोलते हैं फिर ऐसे में। इसके बाद ये डिमांड रखने के बाद वर्कर्स ने अपनी डिमांड मिल ऑफिशियल्स के सामने रखी, लेकिन मिल ऑफिशियल्स थे बड़े कंजूस, खड़ूस, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद एक स्ट्राइक कॉल की गई, जो देश में वन ऑफ द लंबा चला हुआ स्ट्राइक था। 36 दिन तक ये स्ट्राइक चली थी। याद रख, कुछ सोर्सेज में 37 मिलेगा, 37 मिलेगा आपको, बट 36 इज व्हाट आंसर हैज बीन टेकन। तो 36 डेज तक ये स्ट्राइक चलती है और ये कंट्री की पहली प्रोलॉन्ग्ड इतनी लंबी स्ट्राइक थी। इसके बाद मिल ऑफिशियल्स ने बहुत एफर्ट किए, लेकिन स्ट्राइक को वो ब्रेक नहीं कर पाए। नेशनल लेवल पर हमारे इस फर्स्ट लेबर मूवमेंट पे वीवी गिरी साहब आए थे हेल्प करने ठाकुर प्यारेलाल को, साथ देने ठाकुर प्यारेलाल का। तो ये भी पता होना चाहिए, वीवी गिरी नेशनल लेवल पर फर्स्ट आपके लेबर मूवमेंट के टाइम छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? जब इतना तमाशा हो ही गया था तो राजनांदगांव के प्रिंसली स्टेट ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को ब्लेम किया कि तुम्हारे वजह से तुम सिखाए हो, तुम बनवाए यूनियन। उसके खिलाफ क्या किया कि एविक्शन का ऑर्डर जारी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है, तुम निकलो, तुम राज्य से तुमको निकाला जा रहा है। आदेश जारी कर दिया कि राजनांदगांव के पेरीफेरी के आसपास नहीं दिखेंगे ठाकुर प्यारेलाल, और उनको भगा दिया गया यहाँ से। प्यारेलाल ने सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर को फिर लेटर लिखा कि ये तो गलत है, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, ये तमाशा कर रहे हैं, मेरे को भगा दिए मेरे घर से। उसको चैलेंज किया और वो ऑर्डर को कैंसिल करवा लिया उन्होंने। उसके बाद पॉलिटिकल एजेंट थे ग्रेफोर्ड और प्रिंसली स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने इनसे माफी मांगी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी से। इसके बाद मिल मैनेजमेंट को वर्कर्स की डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ा, तभी इन लोग वापस आए। ठीक है, तो यहां पे देखने को मिला हम लोग को ये पहला सक्सेसफुल लेबर मूवमेंट था छत्तीसगढ़ का। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेबर मूवमेंट का, कि सेकेंड लेबर मूवमेंट क्यों होता है, क्या होता है सेकेंड लेबर मूवमेंट पे। तो सेकेंड लेबर मूवमेंट के भी लीडर होते हैं आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। पहले मूवमेंट की सक्सेस के बावजूद वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन और मिल मैनेजमेंट की ऑपरेसिव पॉलिसीज जारी थी। सिर्फ पेपर्स में उन्होंने सब चीजें हाँ 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 बोल दिया, बट ना 1924, ये 1924 में हुआ था। तो यहां आते तक देखे 4 साल हो गया, माहौल ठीक नहीं है, इतना हम लोग से वादे कर लिए इन लोग, बट कर तो कुछ रहे नहीं है। तो लोगों को लगा नहीं, हो गया बहुत। जब एक होता है ना पानी सर के ऊपर चला गया, तो ये पहला मूवमेंट था जहां एनकरेज होकर वर्कर्स ने एक और स्ट्राइक लॉन्च कर दिया। कई वर्कर्स को जैसे ही ये सेकेंड वाले मूवमेंट पे स्ट्राइक लॉन्च करते हैं, तुरंत अरेस्ट कर लेती है पुलिस। एक सिपाही ने लेबर के जो बर्तन होते हैं जिसमें वो खाना खाया करते थे, उनको लात से मार दिया। और जब लात से मारा तो ये एक इंसल्ट फील हुआ सारे लेबर को, भैया खाने का बर्तन को पैर से छुओगे, ऐसा कर दोगे तो हमारे घर में तो हमारी मम्मी दे देगी धन धन धन, हिम्मत भी नहीं सोचने का। वो उस टाइम तो और मतलब समझ रहे हो, ब्रिटिशर ऑफिसर और वो आके लात मार रहा है, ऐसे टाइप से हिसाब हो गया। अब इंसल्ट लगा इनको। अब इससे क्या हुआ, बहुत आउटरेज हुआ, बहुत तेजी से लोगों में गुस्सा फैल गया। एक लेबर ने तो करप्ट ऑफिशियल थे एक बाबू गंगाधर राव, उसको देख के तन झापड़ मार दिया, घिन के एकदम कान के नीचे एक झापड़ भी मार दिया। किसने मारा वो नहीं पता, बट किसको मारा ये पता है, बाबू गंगाधर राव को। पुलिस ने तुरंत इंटरवेंशन किया, धारा 144 लगा दी पूरे के पूरे इलाके में। जैसे ही धारा 144 इंपोज किया इन लोगों ने, वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया। जहां भी 10 वर्कर खड़े दिख रहे थे, पुलिस ने वहां फायरिंग चालू कर दी, और फायरिंग में जरहू गोंड, JARHU जरहू गोंड की मौत हो जाती है, और वो एक मिल वर्कर रहते हैं। जब जरहू गोंड की मौत हो जाती है तो इससे वर्कर में काफी एजिटेशन बढ़ता है और बहुत गुस्सा आ जाता है वर्कर में, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने फायरिंग का कंडेम किया, उसको निंदा की उसकी, लेकिन उन्हें फिर से प्रिंसली स्टेट से बाहर निकाल दिया गया। यहां तक था सेकेंड लेबर मूवमेंट। नाउ द थर्ड वन, which is the labor movement of 1937-38। इस टाइम पे क्या होता है थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो रघोबा वाघमारे रहते हैं, और श्याम बिहारी दुबे इन्होंने नागपुर से आकर लीडरशिप ली थी इस मूवमेंट की।
हो यूं रहा था कि जो मिल वर्कर थे उनकी सैलरी 10% से लेके 50% तक कम कर दी गई थी। अब ये बड़ा दिक्कत का बात था, बहुत गुस्से में थे लेबर वर्कर्स ने 20 डिमांड, टोटल 20 डिमांड्स रखी। लो वर्कर ने एक उनके यूनियन ने लिखा, जो 20 अलग अलग डिमांड थे, हमको नहीं पढ़ना है क्या वो डिमांड थे, बस इतना पता होना चाहिए 10 से 50% कम किया जा रहा था। तो उन्होंने 20 डिमांड लिख के दी जो आपके मिल के एडमिनिस्ट्रेशन था उनको। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रामचरण जो जो थे, रामचरण सखीराम रुईकर एक बहुत प्रोमिनेंट रुईकर थे, एक बहुत प्रोमिनेंट नेशनल ट्रेड यूनियन के लीडर हुआ करते थे सखाराम रुईकर। और दूसरे लीडर ने मिल मैनेजमेंट के साथ मीडिएशन करने की कोशिश की, आए बातचीत किए उनके साथ। पंडित रविशंकर शुक्ला ने 1937 में एक ग्रैंड मीटिंग चेयर की जिसमें 3500 मिल वर्कर ने सपोर्ट करने के लिए वो वहां आ जाते हैं उनकी मीटिंग में। तो कुछ डिमांड होते हैं 20 डिमांड, उनमें कुछ डिमांड की डिमांड जो आपको प्रीलिम्स के लिए या एग्जाम के लिए याद रहने चाहिए, वो था कि ओरिजिनल जो उनके वेजेस थे उसको रिस्टोर किया जाए, जो 10 से 50% कम किया गया था उसको। वर्कर के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक न्यूट्रल ऑफिसर बनाया जाए, एक न्यूट्रल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा मिलके, ना ही वो जो आपके वर्कर हैं उनकी तरफ से, बट वो बीच में रहेगा, दोनों की बात सुनेगा, दोनों की बात समझेगा। वर्कर को ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन दी जाए, परमिशन नहीं दे रहे थे इन लोग एस्टेब्लिश करने के लिए। और ये भी कहा कि स्ट्राइक के बाद जितने वर्कर्स को नौकरी से निकाला गया है उन सारे वर्कर्स को वापस से नौकरी में लाया जाए। तो इन सब चीजों के साथ ये डिमांड्स को देते हैं ये। अब होता ये है कि इसमें जब दबाव रुईकर साहब आते हैं, इसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने, वहां नागपुर से आगे बिलक जी, तो इनको बहुत प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है तो ये 20 डिमांड तो नहीं एक्सेप्ट करते, बट टोटल 9 डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सभी वर्कर को रीइंस्टेट कर दिया जाता है। ये एक डिमांड उनकी थी और यूनियन को भी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखो 11 डिमांड नहीं किया गया मगर 9 डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट वॉज 1938 में जो लेबर मूवमेंट में क्या हो रहा था। तो जैक्सन जो थे, जैक्सन का एक रिपोर्ट आया, ब्रिटिश ऑफिसर थे, जैक्सन का रिपोर्ट आया, उन्होंने लीगल लेबर एंटाइटलमेंट आउटलाइन किया था, लेकिन मिल मैनेजमेंट ने उनको इग्नोर कर दिया था टोटल। तो क्या होता है, रुईकर एग्रीमेंट होता है, समझना आप लोग। एक वेलफेयर ऑफिसर रहते हैं शुक्ला, के एल शुक्ला, उनको अपॉइंट किया गया, बट उन्होंने जब वो वेलफेयर के लिए उनको अपॉइंट किया गया था मिल के अंदर, और उन जो मिल के वर्कर थे उनके ग्रीवेंसेस को सुनेंगे करके, और ये शुक्ला जी आते हैं और 400 वर्कर को फायर कर देते हैं सीधा सीधा। तो नवंबर का टाइम था 1937 में, मिल ओनर्स ने पूरे मिल को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, जिससे 3000 वो वर्कर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए और आज भी वो मिल बंद है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस वॉज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आपके 4-5 मिल के हो गए लेबर मूवमेंट, आपके जितने भी मेरे को बताने थे। ये डेट्स याद रखना, कब सा कौन सा हुआ है, कौन लीडर थे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ ब्रिटिश इन छत्तीसगढ़। तो आप समझते हैं थोड़ा, ट्राइबल रिवॉल्ट आपका टॉपिक है, ये सब का अलग अलग पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सब अपलोडेड है, लेबर मूवमेंट का एक अलग पीडीएफ, ट्राइबल रिवॉल्ट का एक अलग पीडीएफ, तो सबको आप देखेंगे। बहुत मेहनत करके बनाया, आपको नोट्स फालतू मैं नहीं लिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका इसलिए, और नोट्स से ज़्यादा अच्छा मैंने बनवा दिया है वहाँ पे, वो नोट्स ही है एक हिसाब से, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स है। उतना ही यहाँ पढ़ गए, समझ लिए, वहाँ पे देख लिया उसको, जितने का मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ रीज़न है क्योंकि उसमें बहुत नेम्स फैक्ट्स डेट्स हैं, उसमें लिखा के क्या मिलेगा एकदम ज़्यादा। तो ट्राइबल रिवॉल्ट जो होते हैं उसका कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, ये समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर कॉमन रीजन मैं बोलूँ आपको ट्राइबल रिवॉल्ट का, तो सबसे पहला कॉमन रीजन है कि इनहैबिटेंट के जो वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल पीपल रहते हैं एक जगह पे, एक फॉरेस्ट में, उनके हैबिटेट में इंटरफेरेंस करना, उनके लैंड में इंटरफेरेंस करना, उनके ट्रेडिशन पे इंटरफेरेंस करना। मतलब एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा ट्राइबल रिवॉल्ट्स का, कि उनके लैंड, हैबिटेट और ट्रेडिशन में ब्रिटिशर्स जब बाहर वालों ने उनकी जगहों पर, उनके जंगलों पर, उनकी ज़मीनों पर उनके ट्रेडिशनल लिविंग लाइफस्टाइल में दखल देने की कोशिश की होगी, तब गुस्सा आया होगा। समझे आप लोग, मैं आपको पहले प्रीमाइज बता रहा हूँ, फिर पढ़ेंगे कौन कौन से हुए, मैं रीजन बता रहा हूँ, सब में कहीं ना कहीं ये रीजन बैठते हैं।
तो पहले दिमाग में हो तो मेंस में लिखने के काम आएगा, और आपको पता भी होना चाहिए ऐसे आप पढ़ रहे हो, सिर्फ याद नहीं किया जाता है। आप कई लोग क्या करते हैं, हम तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, तो हम लोग छोटा सा बस इसको अरे नहीं भैया, समझोगे तो लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी चीजें, ठीक है, क्वेश्चन कभी भी कैसा भी मोल्ड हो सकता है। सेकेंड वॉज द इंटरवेंशन इन रिलीजियस एंड कल्चर मैटर। इंटरवेंशन इन रिलीजियस एंड कल्चर मैटर, इसका मतलब क्या है, उनकी जो पारंपरिक कस्टम थे, उनके पारंपरिक बिलीफ थे, उसमें हस्तक्षेप किए। हम देखेंगे मुरिया रिबेलियन में वो इंसान इंसान की बलि देते रहे। टेंशन हो गया ना सुन के, कहीं कहीं ब्रिटिशर ठीक भी कर रहे थे, रोके उसको, बट ये उनके रिलीजियस बिलीफ थे, अब उसके खिलाफ काम किया गया तो उन लोग फिर रेबल कर दिए। तो ऐसे टाइप से चीजें। इसके बाद मराठा और ब्रिटिश स्टैब्लिशिंग सोवरेनिटी, मतलब ट्राइबल अपनी स्वयं की गवर्नमेंट चाहते थे। ट्राइबल ना ही ब्रिटिश के अंदर रहना चाहते थे, ना मराठा के अंदर रहना चाहते थे। उनको अपना खुद का एक क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, गवर्नमेंट चाहिए था, अपने खुद को वो स्वयं रूल करना चाहते थे। थर्ड वाज द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वर इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। नई गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किए गए नए रूल्स उनके लिए समझ से परे और शोषणकारी थे, बहुत ज्यादा उनका दबाव डाला जा रहा था उनको फॉलो करने के लिए, उनको जबकि मांगता ही नहीं था ये रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट वाज द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, आप बोल सकते हैं, भारी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उन लोगों का। अब ये कैसे मैं बोल सकता हूं, बाहर वाले, जैसे मैं आप हैं, हम सब बाहर वाले ही हैं उनके ट्राइब के लिए, तो जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, आउटसाइडर आ रहे थे, सरकारी अधिकारी आ रहे थे, और वो सब क्या कर रहे थे, इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक्सप्लॉयटेशन था इनका। एक्सेसिव टैक्सेशन वाज वन ऑफ द, उनके ऊपर भी अनुचित रूप से, मतलब एकदम अनबन टाइप से वहां पे टैक्स लगा दिए, तो उनको भी टेंशन हो गया, टैक्स वैक्स बहुत ज्यादा लग जा रहा था। तो ये सारे मेरे को लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नोट्स में कहीं नहीं मिलेगा, बट ये मेजर रीजन थे सारे ट्राइबल रिवॉल्ट के, जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम लोग समझते हैं कि पहला ट्राइबल रिवॉल्ट कौन सा हमने पढ़ना है। तो पहला ट्राइबल रिवॉल्ट है हल्बा रेबेलियन। तो हल्बा एक जनजाति है, हल्बा एक ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, और ये हल्बा रिबेलियन कब होता है, तो 1774 1777 के बीच में, ये 3 साल में चलता रहता है। लोकेशन पूछेगा तो ये बस्तर होता है। होता क्या है ये समझो, इस हल्बा रेबेलियन में, ये बस्तर में एक सक्सेशन का स्ट्रगल था। पहले तो ये समझो, सक्सेशन स्ट्रगल मतलब जब एक राजा मरता है, दो बेटे होते हैं, दोनों लड़ते हैं राजा बनने के लिए, इसको बोलते हैं सक्सेशन स्ट्रगल। तो ये जो हल्बा रिवेलियन था, सबसे पहले तो ये एक सक्सेशन स्ट्रगल था। दलपत देव की डेथ के बाद उनके दो बेटे अजमेर सिंह और दरियादेव, दलपत देव के दो बेटे थे अजमेर सिंह और दरियादेव, इन दोनों के बीच में राजगद्दी के लिए लड़ाई शुरू। अजमेर सिंह ने दरियादेव को हराकर किंगडम पर कंट्रोल कर लिया था। दरियादेव ने पावर के लिए जयपुर ब्रिटिशर और नागपुर के भोसले रूलर के साथ ट्रीटी कर ली। अजमेर सिंह के खिलाफ रिवॉल्ट किया दरियादेव ने इन सब के साथ मिलके। इसमें हल्बा ट्राइब को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ा, क्योंकि अजमेर सिंह के साथ हल्बा ट्राइब के लोग थे, और ये जो है दरियादेव गए, जयपुर गए, आपका मराठास को और ब्रिटिशर से मिलके आ गए। रिवॉल्ट चालू हुआ, जहां अजमेर सिंह को मार दिया गया। हल्बा ट्राइब को यहां बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद इसका आउटकम क्या था, हल्बा रिबेलियन फॉल के साथ बस्तर में चालुक्य रूल का एंड हो जाता है। दरियादेव ने कोटपाल ट्रीटी कर ली, जिससे मराठा की सोवरेनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और ये हो जाता है आपका हल्बा रेबेलियन। नेक्स्ट वाज द स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम। ये भी आपको समझना है क्या है, सब चीजें पूछी जा सकती हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम 1795 में, ये एक साथ में बता रहा हूँ, इसीलिए इसको मैं उस टाइम पे नहीं बताया जब आपको मैं मिडाइवल पढ़ा रहा था या फिर मैं ब्रिटिशर या मराठा पढ़ा रहा था। तो देखिए स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम क्या था, सबसे पहले पूछेगा कब हुआ था, क्रोनोलॉजी सेट करने आता है इनसे सबसे ज्यादा, तो ये डेट्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो 1975 में हल्बा के बाद भोपालपट्टनम का स्ट्रगल होता है। अच्छा, ये टेक्निकली मैं बोलूं ना तो ये एक वॉर नहीं था, बल्कि बस्तर ट्राइबल्स द्वारा एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था कि ब्रिटिश ऑफिसर जो कैप्टन ब्लंट है, उनको इंद्रावती रिवर क्रॉस करके भोपालपट्टनम पहुंचने से रोका जाए। कैप्टन ब्लंट वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज एंटरिंग द
एंटरिंग द बस्तर रीजन, द इलाका ऑफ बस्तर, पूरा नीचे के इलाके में, तो उनको रोकने के लिए ये रिबेलियन किया गया था, ये स्ट्रगल ऑफ भोपालपट्टनम हुआ था, और इंद्रावती रिवर को वो क्रॉस ना कर सके इसलिए वो कैप्टन ब्लंट के लिए ये किया गया था। कैप्टन ब्लंट ने कई बार कोशिश की कि वो पेनिट्रेट कर लें, वो इंद्रावती को क्रॉस कर ले, लेकिन ट्राइबल से बहुत इंटेंस रेजिस्टेंस मिला इनको, और उन्होंने रिट्रीट करके वापस चले गए रायपुर की ओर। ठीक है, तो मजबूर कर दिया इन लोगों ने। ये ट्राइबल्स का एक सफल कोशिश था जो वो रोक पाए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाज द रिवॉल्ट ऑफ परालकोट, गेंद सिंह से रिलेटेड बहुत जबरदस्त फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़। कई बार बताया है मैंने ये चीज आपको, जब स्टार्टिंग में अभी याद आया होगा। रिवॉल्ट ऑफ परालकोट। सो गाइज, नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द क्लासेस। अब सिर्फ पंचायती राज आप लोगों का बता है, 10-15 क्लास बची होंगी। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, मतलब कैसा रहा पूरा क्लास? आई नो द पीपल हियर विथ मी ऑल आर देयर बिकॉज हिंदी में हमको नहीं समझता है, अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे चीजें, एंड वी ट्राइड, दिस इज समथिंग न्यू इन छत्तीसगढ़। हमने ट्राई किया, हमने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए, नोट्स प्रिपरेशन सब चीजें बनाने के लिए, एंड प्लीज प्रोवाइड अस रिव्यूज, गूगल में रिव्यू करिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक गलती थी हमारे पूरे उसमें। आप लोग जब लेटराइट सॉइल के चैप्टर में जाना, अभी तुरंत नोट्स खोल के, लेटराइट सॉइल में मैंने शायद बेसिक लिखा दिया है, वहां पे वो एसिडिक होगा इन नेचर। ठीक है, वो ह्यूमन एरर है मेरा एक लिखाते लिखाते। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग कहीं अच्छी लगी हो, मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलता कभी, आखिर में अच्छी लगी हो क्लासेस, तो डू गिव अस रिव्यू इन गूगल और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द प्रिपरेशन। दिक्कतें ना आए लैंग्वेज के कारण। ऑल शुड हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को नोट्स नहीं मिला, मेरे को कंटेंट नहीं मिला, इसकी वजह से नहीं निकला। भैया सब आपके पास भी है, अब नहीं निकलता, प्रॉब्लम आपके साथ है। ठीक है, ये वाला होना चाहिए। जो भाई ऐसे ही होता है ना, जो हिंदी में जो पढ़ रहे हैं वो तो बोल ही नहीं सकते थे, नोट्स ही नहीं है हमारे पास, कंटेंट नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं, सब है। नाउ यू ऑल आर आल्सो हैविंग एवरीथिंग एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, क्या करना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। मल्टीपल टाइम आई हैव सेड दिस एंड आई मेंट इट। आई एम देयर फॉर एवरी स्टूडेंट एनी टाइम। आपको जब मन कर रहा है, रात के 2 बजे बस फोन नहीं करना, अगर बहुत जरूरी है तो कर सकते हो उस टाइम पे भी, बट नहीं ऐसे मत कर देना यार, सुबह क्लास वास रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिवॉल्ट ऑफ परालकोट। तो परालकोट बस्तर की एक पुरानी जमींदारी थी। सबसे पहले ये समझो, परालकोट जो है वो रीजन बस्तर में है, और वहां पे 1825 की बात हो रही है। ये एक जमींदारी थी बस्तर में। परालकोट के जमींदार हुआ करते थे गेंद सिंह। कौन हुआ करते थे? गेंद सिंह हुआ करते थे परालकोट के जमींदार। उन्होंने अबूझ माड़िया ट्राइब को ब्रिटिश और मराठा के बढ़ते इन्फ्लुएंस के खिलाफ लीड किया था इस रिवॉल्ट में। फॉरेन रूल को एबॉलिश करने का इनका बहुत बड़ा कोशिश था। इवेंट क्या था, तो डेट तो नहीं है, बट दिसंबर, ठंड का टाइम था, 1824 में ये शुरू होता है परालकोट रिबेलियन। ब्रिटिशर्स ने कैप्टन एगेन्यू के अंडर फोर्स भेज दी रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए। किसके अंडर भेज दी? कैप्टन एगेन्यू। ये सब याद आ रहे होंगे नाम, फिर से ये मराठा के टाइम ये नाम पढ़े हो, रायपुर जिन्होंने बनवाया। तो कैप्टन एगेन्यू के अंडर फोर्सेस भेज दी इन्होंने, कहां पे? इस पर्टिकुलर परालकोट रिबेलियन को रोकने के लिए। गेंद सिंह को 10 जनवरी 1825 को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कब अरेस्ट किया गया? 10th ऑफ जनवरी आया हुआ है क्वेश्चन ये। 1825 को इनको अरेस्ट कर लिया गया, और 20 जनवरी 1825 को उनको फांसी दे दी गई। तो ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ बस्तर। अगर छत्तीसगढ़ में कोई बोलेगा हु वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़, तो आप वीर नारायण सिंह जी का नाम लेंगे। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है हु इज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ बस्तर, तब आप लिखेंगे गेंद सिंह का नाम। इसलिए ये परालकोट रिबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज द रिवॉल्ट ऑफ तारापुर। रिवॉल्ट ऑफ तारापुर, ये भी आपका वही 1840s में होता है, 54 तक का होता है, 10 साल 12 साल के आसपास। तो तारापुर एक परगना है बस्तर में। तो यहां होता क्या है? ड्यू टू द एक्सेसिव टैक्सेशन एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिशर्स, एक्सप्लॉयटेटिव दीवान थे वहां पे जगबंधु, वो भी एक बहुत बड़ा कारण थे क्या इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट के। एक तो इन लोग का एक्सप्लॉयटेशन, टैक्स वैक्स बढ़ा दे रहे हैं। तो होता क्या है, तारापुर परगना के चीफ थे उस टाइम पे दलगंजन सिंह, दलगंजन सिंह। ठीक है, ये थे यहाँ पे चीफ।
अब उन्होंने टैक्स हाइक हुआ था, टैक्स बढ़ाया गया था, उसको अपोज किया और जगबंधु को हटाने की डिमांड की। जगबंधु वहां पे कौन थे? जगबंधु वहां पे दीवान हुआ करते थे, दीवान का काम था टैक्स कलेक्ट करना। ये और बदतमीज टाइप के थे, ये और ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं बेचारे ट्राइबल्स लोगों को। तो इन्होंने कहा, सिंह जी ने, कि भैया एक तो आप टैक्स कम करो और ये जगबंधु को तो भगाओ सबसे पहले। तो यहाँ पे होता क्या है, रिवॉल्ट होता है और रिवॉल्ट बहुत फियर्स हो जाता है, लड़ाई झगड़े टाइप का माहौल बन जाता है। उसी टाइम पे नागपुर के रेसिडेंट थे विलियम्स, याद करो, जैनकिंग और विलियम्स वेल्डरबन। तो विलियम्स जब रहते हैं नागपुर के रेसिडेंट, उनको प्रेशर में आकर जगबंधु को हटाना पड़ा और टैक्स इंक्रीज भी उन्होंने वापस ले ली। इसलिए ये एक सक्सेसफुल रिवॉल्ट माना जाता है। तो क्वेश्चन कहीं आएगा, was the Tarapur revolt successful or not? तो it was a very successful revolt ना। नेक्स्ट इज मैरिया रिबेलियन, बहुत ही अजीब रिबेलियन, बट रिबेलियन था तो पढ़ना है। मैरिया रेबेलियन। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा क्रोनोलॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है आपको। तो ये 1842 से 63 के बीच लंबा चौड़ा चला। दंतेवाड़ा का रीजन, दंतेश्वरी टेम्पल के आसपास का इलाका, कभी आप गए होंगे डंकिनी संखिनी के जहां जुड़ती है, जहां पे कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है, वहां दंतेवाड़ा का मंदिर है, उसी क्षेत्र में ये रिबेलियन हुआ। एंग्लो मराठा रूल के खिलाफ ये रिबेलियन स्टार्ट होता है, मेनली ट्राइबल ट्रेडिशन और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिबेलियन होता है सबसे पहले। तो ये रिवॉल्ट जो है दंतेश्वरी टेम्पल, दंतेवाड़ा में ह्यूमन सेक्रीफाइस, नर बलि की ट्रेडिशन के अराउंड सेंटर्ड था। मैरिया लोग दंतेवाड़ा के टेम्पल पे नर बलि, दैट इज ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल उस टाइम हुआ करते थे मैकफेरसन, वो आते हैं, उनके नेतृत्व में इस प्रैक्टिस को एबॉलिश करने की कोशिश करी जाती है इस दंतेवाड़ा के रीजन में। ट्राइबल ने इसे अपने ट्रेडिशन का हिस्सा माना और इन पर अटैक कर दिया। इसी पे हिडिमा मांझी ने के अंडर ये रिवॉल्ट होता है। क्वेश्चन ये आएगा, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किसके अंडर हुआ? तो हिडिमा मांझी, याद रखना, हिडिमा मांझी के अंदर ये रिवॉल्ट होता है। और ये रिवॉल्ट रहता है ह्यूमन सेक्रीफाइस का, इनका ट्रेडिशन है, वो ऐसा बोलते हैं। अब इसको तो नहीं बोल सकते ना भाई ब्रिटिशर्स गलत कर रहे थे, भैया ठीक ही तो कर रहे थे, ह्यूमन लोगों का सेक्रीफाइस कर दोगे, अब ठीक नहीं था ना ये भी, बट अब ठीक है, सेक्रीफाइस, ठीक है। इसको एंड करने के लिए मैकफरसन आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया और बस्तर में ह्यूमन सेक्रीफाइस को एंड भी कर दिया। तो सोचो 1860 तक, 200 साल भी नहीं हुआ ना, 150 साल पहले तक ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहे थे भाई बस्तर में। भारी टेंशन, बाहर का आदमी गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सिक्स्थ वाज लिंगागिरी रिबेलियन, लिंगागिरी रिबेलियन 1856, ठीक है। क्या होता है 1856, 1857 का रिवॉल्ट था, सिपाही म्यूटिनी था, उसके जस्ट पहले, एक साल पहले ये आपका जो होता है लिंगागिरी रिबेलियन होता है। लिंगागिरी भी जो जगह है ये भी बस्तर में ही है। इसके लीडर को ही पूछेगा डायरेक्टली आपको। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है, चार तरफ रिबेलियन दे देंगे, चार नाम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धुरवाराम मड़ई, ये थे इस पर्टिकुलर लिंगागिरी रिबेलियन के लीडर। कॉज क्या था, ब्रिटिश जो थे बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे और उनके बहुत सारे नए नए पॉलिसीज आ रहे थे बस्तर के रीजन के लिए, उसके अगेंस्ट ये लिंगागिरी रिबेलियन किया गया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सुपीरियर मिलिट्री फोर्सेस से रिवॉल्ट को सप्रेस किया, बंदूक तोप वो भेज के एकदम सप्रेस कर दिया। आउटकम था कि धुरवाराम मड़ई हैं, उनको 5 मार्च 1856 को एग्जीक्यूट कर देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं। और इन्हें बस्तर का दूसरा मार्टियर बोला जाता है, सेकंड मार्टियर ऑफ बस्तर। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा भी टफ करना होगा तो फर्स्ट सबको याद रहता है, सेकंड याद नहीं रहता, तो सेकंड याद रख लो, धुरवाराम मड़ई वाज द सेकंड मार्टियर ऑफ बस्तर। नाउ द नेक्स्ट इज कोई रिबेलियन। इसका चार्ट आपके पास नोट्स में बहुत अच्छा होगा, अगर आपके सामने यहाँ पे खोल रखे होगे तो दिख रहा होगा, जितनी मैं बातें कर रहा हूँ सब लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने बनवाया है उसको, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। कोई रिबेलियन में क्या होता है 1859 में, लेट अस टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। ये जो कोई है ये भी बस्तर का ही रीजन है, बस्तर के फॉरेस्ट रीजन में कोई रिबेलियन होता है। इसके लीडर होते हैं राम भोई और नगुल डोरला। होता क्या है समझो, सबसे पहले ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसीज के विरोध में, स्पेशली साल ट्री की कटिंग, देखो साल ट्री जो है, हमेशा मैंने बोला है ट्राइबल पीपल के लिए बहुत सीक्रेट भगवान टाइप मानते हैं।
कोई बोलता है साल ट्री में सेलेरिना माता रहती हैं, कोई बोलता है साल ट्री ऑस्पिशियस है, साल ट्री के पत्तों की पूजा, तो साल ट्री को काटे जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो गई दिक्कत। ट्राइबल्स ने स्लोगन दिया एक सर पीछे एक साल, मतलब वन हेड बिहाइंड वन साल ट्री। साल ट्री काटो और गला भी साथ में काट के ले जाओ। मतलब क्या, एक साल ट्री काटोगे तो उसके बदले एक सर कटेगा, नहीं मतलब काट के ले जाओ नहीं, मतलब काट देंगे हम, उल्टा मतलब वाइसे वर्सा। इसका स्लोगन था कोई रिबेलियन का, अगर एक साल ट्री कटेगा तो एक गला कटेगा आपका, ठीक है। बहुत पावरफुल स्लोगन था इनका। मतलब ऐसे चिपको मूवमेंट टाइप का नहीं था कि चिपक गए जाके पेड़ काटो हमको भी काटो, ये उल्टा था, तुम एक काटोगे हम एक काटेंगे वाला हिसाब था भाई, समझ रहे हो ना। ब्रिटिश लोगों को समझ आ गया भैया, इतने साल ट्री हैं उतने हम नहीं हैं, हम सिर्फ साल ट्री काटते रह जाएंगे या हमारा गला काटते रह जाएंगे। डर वर के उन लोगों ने इसको रिवोक कर दिया, ये रिबेलियन नहीं हो पाया, ठीक है। मेरिया रिबेलियन था, वैसे ही यहाँ एक मुरिया रिबेलियन है, कंफ्यूज नहीं होना। तो वो ME था, ये MURIA है, ठीक है। दो रिबेलियन है इसमें, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। वो हिडिमा मांझी वाला था, और ये आपका मुरिया रिबेलियन जो है बस्तर के इलाके में होता है, झाड़ा सिरहा वाला है ये झाड़ा सिरहा वही है जिसमें जगदलपुर का जो मेडिकल कॉलेज है जिनके नाम पे है। तो इसके लीडर कौन होते हैं, सबसे पहले झाड़ा सिरहा। होता क्या है, ये भी आपका बस्तर का ही इलाका है, 1856 का टाइम है, और ब्रिटिश की बहुत इंटरफेरेंस बढ़ चुका है उस इलाके में, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो होता क्या है, ब्रिटिश ने रिवॉल्ट से नाराज होकर ट्राइबल पर फायरिंग कर दी, जिससे कई डेथ हुई और अरेस्ट भी किए, रिबेलियन चलता रहा। और इसका आउटकम था कि डिप्टी कमिश्नर मैकजॉर्ज ने मीडिएशन की ट्राइबल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को अनाउंस किया। इसको भी एक बहुत सक्सेसफुल रिवॉल्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आखिरी आपका एक रिबेलियन है बस, भूमकाल रिबेलियन, ये पढ़ते हैं और हिस्ट्री खत्म। भूमकाल रिबेलियन ये कब होता है, 1910 में। तो ये जो भूमकाल रिबेलियन है, ये लास्ट मेजर ट्राइबल रिबेलियन है बस्तर में बिफोर इंडिपेंडेंस। देख रहे हो 1900 का टाइम आ गया है। बस्तर में ये एक बहुत ही लार्ज स्केल क्या था, आपका ट्राइबल अपराइजिंग था, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ हुआ था, जो 1910 में हुआ था। इनके लीडर बहुत फेमस हैं, जिनका नाम है गुंडाधुर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, गुंडाधुर, ठीक है। ये पता होना चाहिए। एम क्या था इसमें, इस रिबेलियन का, तो मुरिया राज स्टैब्लिश करना, और ब्रिटिश जो ऑपरेशंस हो रहे थे उनको खत्म करना, जो ब्रिटिश इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे टैक्सेस पे, इनके कम्युनिटी पे, इनके लैंड पे, उसको खत्म करना, और मुरिया का पूरा राज वहां पे स्टैब्लिश करना। अब यहाँ रीजंस क्या थे ये अपराइजिंग का, भूमकाल का, तो वहां नेग्लेक्ट ऑफ रॉयल फैमिली हो रहा था। लोकल हर जगह राजा रहते थे वहां पे भी ट्राइबल्स में, तो लोकल रॉयल फैमिलीज को ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, किसका, ट्राइबल पीपल का। इसके साथ साथ द ब्रिटिशर्स have declared that the declaration of forest as the British property। मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा कि ट्राइबर्स हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो उनकी संपत्ति है। तो ब्रिटिशर्स हमेशा, ब्रिटिश आए और वो क्या बोलने लगे कि जितने भी फॉरेस्ट हैं वो ब्रिटिश राज की प्रॉपर्टी हैं, और ये चीज हमारे ट्राइबल भाइयों को बिल्कुल नहीं बची। यार लाखों साल से हमारा ये घर है, और हमारे घर में आके हमको तुम बताओगे कि फॉरेस्ट तुम्हारा हो गया, कहां से कैसे, तुम बस एक पेपर में लिख के दे दोगे तो हो जाएगा। दिस वॉज वन ऑफ द मेजर की रीजंस जिसके कारण ये भूमकाल रिबेलियन होता है। ऑल्सो द इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, जो ब्रिटिशर्स का हमेशा का काम था। इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की कि बैन ऑन द अल्कोहलिक बिवरेजेस डोमेस्टिकली जो वहां बनते थे। भैया ट्राइबल कल्चर का इंट्रिंसिक पार्ट है आपका सल्फी, हांडी, ये सब पीना, ठीक है, पेज। तो वो इनको समझ नहीं था, और आके ये बैन कर देते हैं डोमेस्टिक अल्कोहल प्रोडक्शन पर, ठीक है। और ये इनके लिए बहुत कल्चरल पार्ट में एक धक्का था ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। ऑल्सो दिस वॉज सीन एज द इंटरफेरेंस इन ट्राइबल कल्चर, उनके पारंपरिक रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे ये। एंड ऑल्सो द फोर्स्ड कन्वर्जन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, धर्म परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट होता है ट्राइबल्स में। तो ये भी एक उस टाइम पे बहुत मेजर रीजन था। और इस पर्टिकुलर भूमकाल रिबेलियन का स्लोगन उस टाइम पे हुआ करता था, बस्तर इज फॉर द पीपल ऑफ बस्तर, ठीक है। ये इसका स्लोगन था भूमकाल रिबेलियन का।
भले ही ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फियर्स रेजिस्टेंस हुई यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ, बट ब्रिटिशर्स बाद में इवेंचुअली रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते हैं। आउटकम था कि रिवॉल्ट ने जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था बस्तर के रीजन में वो जगाया, और उनको समझ आया कि अब पॉलिटिकली हमको इनसे लड़ना पड़ेगा। ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करने पर बाद में धीरे धीरे ये मजबूर कर देते हैं पॉलिटिकली दबाव डाल के। दिस इज done. Now we have completed all the classes regarding the छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। 26-27 क्लास हुई होंगी, लंबा लगा होगा, बट ट्रस्ट में कुछ नहीं छूटा है। कुछ छूटा हो तो मेरे को बता देना, आई विल सप्लीमेंट इट। बट मेरे को लगता है जो मेजर है 95%, 5% 10% तो 5-7% छूटेगा ही छूटेगा। हर चीज नहीं पढ़ना होता है, जितना मैंने किया है इट इज मोर देन इनफ। ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड इट, समझो। बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की मैंने, रीजन बीइंग कि याद करते करते थक जाता है आदमी। सीजीजीएस का सबसे बड़ा इशू है नेम डेट फैक्ट्स, नेम डेट फैक्ट्स। तो स्टोरी बैक ऑफ द हेड स्टोरी रहेगी तो चीजें थोड़ी सी रिकॉल होने में इजी होता है। प्लीज गाइस ट्राई टू रिवाइज करो बार 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 बार। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, रिविजन करोगे और दो रिविजन इस हिस्ट्री का, तीसरे रिविजन में आप किसी और को पढ़ा लोगे यार, ठीक है। एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट वाइल यू आर स्टडिंग, नेवर एवर लूज होप। किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, होप नहीं छोड़ना है। चीजें अगर नहीं हो रही हैं, होंगी। इंसान लोगों ने किया है, आप भी कर लोगे। कुछ नहीं है ये पढ़ाई करना, मैं हमेशा बोलता हूँ द इजीएस्ट वर्क इन द, आपको दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। एंड आई एम सेइंग इट, आई मेंट इट। आपको बाद में पता चलेगा कि ये जो सबसे सस्ता काम था, सबसे आसान काम था, वो हमने अच्छे से उस टाइम क्यों नहीं किया। पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, लेक्चर को 2 बार देख लो। अगर स्टोरी कुछ समझ नहीं आई और भी नहीं समझ आई, कॉल मी, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा वो स्टोरी, ठीक है। दिस इज वॉट आई कैन डू फॉर यू ऑल गाइज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पंचायती राज के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।